फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक सर और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस। तो पिछले वीडियो तक हम लोग क्या पढ़ चुके थे ना, वी वर एक्चुअली कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सबसे पहला वाला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आया था वो रॉड के ऊपर आया था एलोंग इट्स लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग डिफाइन किए थे उसके लिए, और उसके लिए हम डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर दिए थे। और हम उसका और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। फाइनाइट रॉड हो गया, इनफाइनाइट रॉड हो गया, सेमी इनफाइनाइट रॉड हो गया, उसके यूजेस हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन आज का जो लेक्चर है उसमें एक्चुअली हम और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस जेईई एडवांस लेवल तक बढ़ाने के लिए, जेईई एडवांस लेवल तक अगर हम 11th के कुछ मैकेनिक्स के टॉपिक्स भी उसमें इंक्लूड कर दें तो हाउ दैट टॉपिक विल लुक लाइक उसको पढ़ना है हम लोगों को। तो आज का जो लेक्चर है वो ये है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक सोर्स की वजह से ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलराइट, जिसके वजह से भी कर रहा है दैट इज ए डिफरेंट कंसर्न, उसको हम अलग से पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ रहे हैं ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके अंदर अगर मैं एक चार्ज को लेकर रखूं, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज रख दूं जिसका चार्ज क्यू दिया हुआ है, कुछ भी पॉइंट चार्ज को अगर मैं प्लेस करता हूं उसके अंदर, तो उस पॉइंट चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लगेगा, उसका मोशन कैसा होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पढ़ाई। जो भी आप कर रहे हो सबको छोड़ के आप बिल्कुल पढ़ाई में लग जाइए, और मैं जैसे बता रहा हूँ आप बिल्कुल नोट्स करते चलिए। सबसे पहली बात है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किए थे, कैसे डिफाइन किए थे ना, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड बाय फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो E का वैल्यू हो गया फोर्स पर यूनिट चार्ज, वहाँ पे कितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था और उससे वहाँ पे जो चार्ज रखे हैं उसको डिवाइड कर रहे थे। तो जो F को अगर मैं इसको Q से कोई साइड ले आऊँ तो मेरा जो F वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा Q इंटू E वेक्टर। सो यही मेरा फॉर्मूला है, सबसे पहला वाला फॉर्मूला जो मेरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया। क्या फॉर्मूला आया ना, अगर कोई भी जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है E वेक्टर और वहाँ पे मैं चार्ज रखूँ Q, तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही वही था कि वो उस एरिया में कितना चीज प्रोड्यूस कर रहा है चार्ज के ऊपर फोर्स लगाने के लिए। तो अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, चार्ज मैंने Q रख दिया, तो उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, Q इंटू E। ऑलराइट, अब इस अभी हमें पता चल गया कि उस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा। लेकिन फोर्स जो है, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है का मतलब हमारा उसका डायरेक्शन भी हमें पता होना चाहिए। चलिए अब इस इक्वेशन को देखते हैं। F वेक्टर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, Q इंटू E वेक्टर। सोचिए Q का वैल्यू क्या हो सकता है, इट कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो अगर Q पॉजिटिव हुआ, इफ Q इज पॉजिटिव, तो F का डायरेक्शन वही होगा जो E का डायरेक्शन है। यही मैं लिखा हुआ हूं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग E वेक्टर इफ Q इज पॉजिटिव। दूसरी बात, ऑपोजिट टू E इफ Q इज नेगेटिव। अगर मेरा Q का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे माइनस डालूंगा, तो कोई भी वेक्टर में माइनस मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो F का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट टू। जैसे आपको समझाने के लिए मैं नीचे एक एग्जांपल लिखा हूँ, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर जगह सेम है ना। मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। बट अभी के लिए जानिए कि ये वाला एक जगह है जहाँ पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं उसमें लेके एक चार्ज रख दिया, पॉइंट चार्ज Q, उसका वैल्यू कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो सोचिए ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10। तो मेरा फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर वो किधर लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, तो फोर्स भी किधर लगेगा, राइट साइड। और उस फोर्स की जो वैल्यू आएगी, वो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी Q इंटू E। अच्छा लिख देता हूं मैं F, और इसके वैल्यू आएगी Q इंटू E। तो Q का वैल्यू क्या है, 2 माइक्रोकूलम और ये 10, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -5
न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा मेरा, और कौन से डायरेक्शन में लगेगा, राइट साइड, सिंपल। सिमिलरली यहाँ पे और एक एग्जांपल आप देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, लेफ्ट साइड, वैल्यू 10 ही है, चार्ज रखा है 2 माइक्रोकूलम, बट ये जो चार्ज रखा हूँ कैसा चार्ज रखा हूँ, नेगेटिव। तो यहाँ पे एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, यहाँ पे ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड, तो फोर्स यहाँ पे भी किधर लगेगा, राइट साइड, लेकिन लगेगा तो उतना ही, क्योंकि चार्ज वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, तो आ जाएगा 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। क्लियर। तो ये पूरी कहानी थी कि अगर हम, सिंपल सी बात है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो किसी की वजह से भी हो, और उसमें हम लोग कोई एक चार्ज को रख रहे हैं, तो वो चार्ज के ऊपर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, Q × E, सेम डायरेक्शन इफ Q इज पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन इफ Q इज नेगेटिव। क्लियर है मेरी बात, इतना तक हो गया। अब हम इसको यूज करेंगे इन डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट टॉपिक्स, काइनेमेटिक्स यूज करके, फोर्स के बारे में, ऑल दिस थिंग्स हम लोग बताएंगे। मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ एक एक कॉन्सेप्ट करके, ठीक है। देखिए ठीक है, देखिए कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको, सबसे बढ़िया एग्जांपल और आसान सा एग्जांपल, आप रिलेट कर सकते हो, है ना। बोला कि देयर इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब जान लीजिए कि पूरे जगह में जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू कांस्टेंट है, और कितना है, 10। ए चार्ज ऑफ Q एंड मास M, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q एंड मास M इज रिलीज्ड। ऑलराइट, फाइंड, कुछ भी पूछ सकता है इसमें, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये सब क्या है मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, बट रियलिटी में मैं आपको काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम बता रहा हूँ, है कि नहीं। ये पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है। कैसे काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है ना, सिंपल सी बात है, सोचिए आप कि मान लो कि मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको, जनरलाइज वाला सॉल्यूशन, आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। जिन लोगों को समझ में आ गया कि क्या करना है वो लोग बिल्कुल खुद से ट्राई करें, जिनको समझ में नहीं आया ध्यान से देखिए क्या मैं बता रहा हूँ। सिंपल सी बात है कि बोल रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑलराइट, इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ डायरेक्शन बताया नहीं, मैं ऐसे ही राइट मान रहा हूँ, कहीं भी मान लो आप, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब सोचिए कि मैं यहाँ पे इस चार्ज Q को रिलीज कर दिया यहाँ पे, अच्छा मैं रिलीज कर दिया, जब इसके ऊपर फोर्स तो लग रहा था, फोर्स कितना लग रहा था ना, E × Q, E का वैल्यू, Q का वैल्यू आपको पता होगा, E × Q फोर्स लग रहा था। अगर अच्छा ये जो E था, E क्या था, कांस्टेंट, E क्या था, कांस्टेंट, तो F भी क्या लगेगा, कांस्टेंट। सोचिए अगर फोर्स कांस्टेंट हुआ तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, E × Q/m, फोर्स बाय मास, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो इतना, और ये एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, कांस्टेंट, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, तो उसके वजह से जो लगा फोर्स वो भी कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, तो उसके वजह से प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। अब खुद सोचिए आप, अभी कभी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसके लिए हम लोग क्या इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड हो सकता है, बिल्कुल। और मैं उसको रिलीज किया हूं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लूंगा, 0, रिलीज किया हूं, लेकर रख दिया ऐसे, तो रिलीज जिसको भी करते हैं उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना है, E/Q/m। अब हमें कुछ भी पूछ ले लिखने के लिए हम लिख सकते हैं, पहले तो 3 इक्वेशंस आर वैलिड, है कि नहीं, 3 इक्वेशंस तो एटलीस्ट लिखना सीखेंगे। कोई भी टाइम में वेलोसिटी u0 प्लस एक्सेलरेशन E/Q/m × t, तो क्या कोई भी टाइम पे वेलोसिटी आ गया, दिस इज वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ t, वेरी सिंपल, v = u + at, u का वैल्यू हमें पता है, a का वैल्यू हम निकालें, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो सिंपली हम लोग यूज कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है, ऐसे ही समझना पड़ेगा कि ये रियलिटी में अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये दिस ना बस इलेक्ट्रोस्टैटिक था, ये F = E × Q, इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक, बाकी सब जो है वो 11th क्लास का नॉलेज है।
क्लियर। तो उसमें बताया गया ये आ गया वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और क्या पूछ सकता है, सेकंड वाला इक्वेशन लिखो, कुछ भी डिस्टेंस s इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ई इंटू क्यू बाई एम इंटू टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर। सारे फॉर्मूले में ऐसे लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ई क्यू बाई एम इंटू एस। तो v एज ए फंक्शन ऑफ s, s एज ए फंक्शन ऑफ t, v एज ए फंक्शन ऑफ t, सब कुछ मैं बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता हूँ। आप पूरे बोर्ड में अच्छे से देख सकते हैं। और ऐसा मैं कब किया, कैसे किया, क्यों किया, बिल्कुल आप देखिए। कुछ भी डाउट है डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो बिल्कुल आप देख लीजिए और एक बार कैसे बनाया मैंने सब कुछ, ठीक है। एक बार आप पॉज करिएगा वीडियो को, फिर पूरा का पूरा देख लीजिए आप लोग। हो गया। अब अगर हो गया है तो हम इसको थोड़ा और अच्छा डिस्कशन करते हैं। आपके द्वारा ऐसे टाइप के प्रॉब्लम हो जाएंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। सपोज इसमें मैं दूसरा एग्जांपल लूं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कांस्टेंट नहीं मानूं। मतलब हो सकता है ना कि किसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना। तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है कोई एक रीजन में, इन ए रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिया है 3x², ब्रैकेट में वेयर x इज द x कोऑर्डिनेट। कोई एक पार्टिकल को एक जगह पे रखा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, कितना 3 इंटू x² या ई नॉट एक्स, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग ऐसा कुछ। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वहाँ पे x इज द x कोऑर्डिनेट, मतलब 0 डालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा 0, x का वैल्यू 1 डालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा E 3। इसी टाइप का, मतलब अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल आपको ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जिसका वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। क्लियर। अब सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड 3x² क्यू, इफ क्यू इज प्लेस्ड, अब अगर मैं क्यू को प्लेस करूं तो क्यू के ऊपर फोर्स तो लगना ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज आ गया तो फोर्स लग जाएगा भाई साहब। तो फोर्स लग गया, फोर्स कितना लग गया E इंटू क्यू लग गया। E का वैल्यू लेकिन अभी अलग है 3x² इंटू क्यू, ये हो गया फोर्स। तो एक्सेलरेशन होगा 3x² क्यू बाई एम। अब सोचिए ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है क्या, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वैरिंग, द एक्सेलरेशन इज वैरिंग। इससे पहले जब आया था एक्सेलरेशन क्या आया था, कांस्टेंट, अभी तो अलग अलग आ गया। एक्सेलरेशन का वैल्यू x अलग डालोगे तो अलग आए। तो जब भी हमें वेरिएबल एक्सेलरेशन दिखता है या फिर नॉन कांस्टेंट वाला एक्सेलरेशन दिखता है तब हम क्या करते हैं, हम तो 3 इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, तब हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे। क्या इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे, मैं लिख देता हूं, देखिए आप, सिंपल सी बात है। a क्या दिया है, a इक्वल टू 3q बाई एम इंटू x²। सोचिए a का मैं क्या लिख सकता हूं, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, इधर 3q बाई एम इंटू x²। क्या मैं इसको इंटीग्रेशन कर सकता हूं, बिल्कुल। इधर आएगा v डी वी, इधर आएगा 3q बाई एम x² dx, इंटीग्रेशन। क्लियर है। यहाँ 0 से 0 कोई भी टाइम पे v, तो क्या यहाँ से v एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन। कर हम वही रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है, दोनों में डिफरेंस ये है कि इससे पिछले वाले केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दिए तो इजीली आ गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो तीनों इक्वेशन मेरे वैलिड ही नहीं है। मुझे डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऐसे करके मुझे कंटिन्यूअसली लिखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। आप सारे कर सकते हैं, भी एक्स आ गया तो भी को डी एक्स बाई डी टी, दिस इज सिमिलर टू काइनेमेटिक्स। देर इज नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग न्यू, नो न्यू ट्रिक, नथिंग, सिंपल काइनेमेटिक्स बेस्ड सॉल्यूशंस। बस जो टॉपिक था मैंने आपको बता दिया, फोर्स कितना लगेगा क्या नहीं। क्लियर है आपको। आप बिल्कुल और एक बार देखिए और दोनों चीजें जरूर याद रखना कि ऐसे कैसे हो रहा है। हाउ दिस फोर्स इज कांस्टेंट, कभी वेरिएबल। कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, वेरिएबल होता है तो ऐसे कर देंगे। आप देखिए और एक बार, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। हो गया, चलिए इसको मिटा देता हूं। कुछ और टाइप के क्वेश्चंस हम समझते हैं।
है ना। ये हो गया कांस्टेंट वेरिएबल फोर्सेस, ऑलराइट। अब कभी कभी इसका वेरी सिंपल टाइप के क्वेश्चन नीड वगैरह में आते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक दो टाइप्स। देखें, सोचिए एक बार कि मान लिया बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलराइट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ऑलराइट। मैं इसके अंदर कहीं पे एक चार्ज रख दिया, यहाँ पे चार्ज Q, दिस इज बैलेंस्ड, बैलेंस्ड मीन्स इट इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम में कैसे आया? ये वर्टिकली एग्जिस्ट कर रहा है हर जगह, बैलेंस, और ये इक्विलिब्रियम में कैसे आया ना। इसके ऊपर नीचे क्या लग रहा होगा? mg, ऊपर क्या लग रहा होगा? E इंटू क्यू। तो ये बैलेंस कैसे हुआ ना, E इंटू क्यू इक्वल टू mg। तो E का वैल्यू आ गया mg बाई क्यू। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी जाके ये वाला चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बैलेंस हो गया है। क्लियर है मेरी बात? अब इसका एप्लीकेशन हम हर एक जगह करते हैं। जैसे मैं और कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, और कुछ एग्जांपल सोचिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये जेई में बहुत टाइम पूछ चुका है, नीट में भी बहुत बार पूछ चुका है। आप ध्यान दीजिएगा सवाल पे। सिंपल सी बात है कि मानिए कि मैं ऐसे बोला कि एक ऐसे थ्रेड है, यहाँ पे एक मास है m, लेकिन इसका चार्ज है q, ऑलराइट। एक स्ट्रिंग है जिसको एक पार्टिकल जिसमें सस्पेंड हुआ है, उसका मास m है लेकिन चार्ज भी अभी q है। अब मैं क्या किया ना, यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है E वेक्टर, यहाँ पे और एक दूसरा केस में ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, और एक तीसरा केस में ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। These are the three ways a electric field is existing in the space। मतलब तीन केस अलग अलग है। दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, दिस इज केस 3। ऐसे मत समझिए कि एक ही साथ तीनों ही, मतलब ऐसे पॉसिबल थोड़ी है। ये भी है, ये भी है, वो भी है, मतलब हो सकता है बट ऐसा नहीं है, ऑलराइट। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा बस, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोला हूँ ये एक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, एक केस में ऐसे नीचे एग्जिस्ट कर सकता है, एक केस में से राइट साइड कर सकता है, ऑलराइट। अच्छा, केस 1 के लिए देखते हैं। अगर केस 1 के लिए देखेंगे तो सोचिए क्या होगा ना, ये बॉब है, इसके ऊपर नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा टेंशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है ऊपर, तो इसके ऊपर और एक फोर्स लगेगा ऊपर, कितना है E इंटू क्यू। अब अगर इसको बैलेंस में करना चाहता हूं तो ऊपर और नीचे बैलेंस होगा, तो T का वैल्यू क्या आएगा mg माइनस E क्यू। ये हो गया मेरा फर्स्ट केस के लिए। दिस इज फॉर केस 1। समझ में आ गया? केस 1 में मैंने क्या किया, सिंपल सारे फोर्सेस लिख दिया, टेंशन लिख दिया, ई क्यू लिख दिया। ई क्यू ऊपर क्यों लिखा है? क्योंकि क्यू को मैं पॉजिटिव लिया हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है। अब इसमें सोचिए, इसमें क्या होगा? इसमें बहुत और वेरी सिंपल, इसमें वही ड्रॉ करूंगा मैं, ऊपर टेंशन, नीचे mg, लेकिन ई क्यू अभी नीचे ही आएगा। तो इस केस में जो टेंशन आएगा वो आ जाएगा ई क्यू प्लस mg, क्योंकि दोनों नीचे ही है, ऑलराइट, ई क्यू प्लस mg। तो इसमें टेंशन इतना होगा, इसमें टेंशन इतना होगा। अच्छा, और एक बात बताता हूं, और एक क्या बात है ना, जो लास्ट वाला केस है केस 3, मैं एक्चुअली जगह नहीं है ऊपर बना देता हूं, केस 3 ऊपर बना देता हूं, है ना। केस 3 में क्या होगा ना, रियलिटी में ऐसे पोजीशन में ये रहेगा ही नहीं, स्ट्रिंग कुछ ऐसे का पोजीशन में आ जाएगा। उधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ना, क्योंकि उधर फोर्स लग रहा होगा, तो इधर क्या फोर्स लग रहा होगा ई क्यू, नीचे क्या लग रहा होगा mg, और इधर क्या लग रहा होगा t, और यहाँ पे कुछ एंगल थीटा बनाया होगा, तो यहाँ पे भी ये वाला एंगल क्या बनेगा मेरा, थीटा t। सही तो क्या हूँ? हाँ, ऐसे बनेगा, थोड़ा उस साइड रहेगा। अब इस केस में जो t की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √, खुद सोचिए, ये t है और क्यू और mg का मिला के ई क्यू का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, सिंपल। तो ये 3 केसेस है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होने से टेंशन का वैल्यू चेंज हो जाता है। अच्छा, ये जो टेंशन का वैल्यू चेंज हुआ उसमें हमारा फायदा क्या हुआ, मतलब हम उसको कहाँ यूज करेंगे, ये तो सही बात है। अच्छा, यहाँ पे आप टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा,
tan इनवर्स ई क्यू बाई एम जी, क्योंकि ये वाला एंगल निकाल रहा हूं तो ई क्यू बाई एम जी, वाई कॉम्पोनेंट बाई एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है, वैसा आ जाएगा। अच्छा, टेंशन का वैल्यू आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया, लेकिन ये सब जो टेंशन का वैल्यू हम रियलिटी में कैलकुलेट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि एक टॉपिक है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा क्लास 11 का, ठीक है। क्या टॉपिक है ना? स्पीड ऑफ साउंड इन ए स्ट्रिंग, साउंड इज वेव, स्पीड ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग, उसका फॉर्मूला क्या होता है याद है क्या? स्ट्रिंग में स्पीड ऑफ वेव उसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू रूट ओवर टी बाई म्यू, अगर याद होगा तो, वेयर टी इज द टेंशन एंड म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो मास पर यूनिट लेंथ तो ठीक है, कोई भी केस में मास पर यूनिट लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन टेंशन अलग अलग केस में चेंज हो रहा है। अगर ऐसे वाले केसेस में आएगा तो टी का वैल्यू वो डालेंगे, ऐसे वाले में आएगा तो टी का वैल्यू वो डालेंगे। तो दीज आर एक्चुअली रियलिटी में दीज आर द एप्लीकेशन, हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स तो आ गया ई क्यू, बट उस ई क्यू की वजह से बाकी चीजें कैसे चेंज हो रहा है? अगर बाकी चीजें ऐसे ऐसे चेंज हुआ तो उससे किस चीज में फर्क पड़ रहा है, हमारा काम कहाँ पे आएगा, हम कहाँ पे यूज करेंगे, उसके बारे में मैंने आपको कुछ चीजें समझाया कि हाउ द फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन टोटली चेंज द मैकेनिक्स। क्यों? पूरा मैकेनिक्स अगर आपको आता है तो पूरे मैकेनिक्स में एक एक्स्ट्रा फोर्स लिख देंगे बस, E इंटू क्यू, बाकी रेस्ट ऑफ द मैकेनिक्स इज सेम। पूरे मैकेनिक्स में आप जैसे पढ़े होंगे, रोटेशन हो या फिर स्प्रिंग वाला सिस्टम हो, मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला आपको पढ़ाया था, स्प्रिंग ब्लॉक में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करा दिया हो, बहुत सारे केसेस हैं। तो ये सारे केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग ऐसे चेंज करा के इनको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और एक एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ, आप ये सब पहले लिख लीजिए अच्छे से, क्या क्या बताया, ये फोर्स के बारे में कैसे बैलेंस हो गया, फिर टेंशन का कैलकुलेशन, फिर एंगल कैलकुलेशन, अगर ये सब कैलकुलेट कर दिए तो स्पीड ऑफ साउंड कैसे चेंज होता है, रूट ओवर टी बाई म्यू। तो आप अगर कोई ऐसा कुछ कंडीशन आया तो टी का वैल्यू चेंज हो गया तो आप यहाँ पे भी चेंज कर देंगे, उसी हिसाब से म्यू में कोई चेंज नहीं होगा तो स्पीड का वेलोसिटी चेंज होगा। देखिए इस केस में टी का वैल्यू क्या होता है, एम जी से कम है कि नहीं, केस 1 में टी का वैल्यू mg से कम, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू कम हो गया तो v का वैल्यू भी कम हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ द वेव इन दिस केस विल बी लेस, इन दिस केस इट विल बी मोर, इन दिस केस ऑल्सो इट विल बी मोर। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है, तो ध्यान हमें कॉन्सेप्ट पे देना है, बाकी जितने पुराने कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग थोड़ा याद करते चलेंगे, है ना, कैसे करेंगे। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं थोड़ा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड के बारे में बताऊंगा आपको, लिख लीजिए आप इसको। हो गया। अब एक चीज मैं और बताता हूं आपको जो है सिंपल पेंडुलम के बारे में, अगर आप जानते होगे तो। सिंपल पेंडुलम याद है आपको? सिंपल, एक सिंपल सी बात बताता हूं, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम जानते होंगे तो ऐसे होता है ना, ऐसे बॉब लगा रहता है, इसका लेंथ L लेते हैं, है ना, और इसका मास m हो गया, कुछ जो भी हो गया कुछ भी, और चार्ज भी q हो गया मान लीजिए, ठीक है। अगर मैं पूछूं सिंपली इसका टाइम पीरियड क्या है बताइए, इस सिंपल पेंडुलम का, इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है ना, 2 पाई रूट ओवर L बाई जी। ये हम पढ़े हैं फॉर्मूला कि टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर L बाई जी होता है। और अगर और बहुत अच्छे से जो लोग पढ़े होंगे उनको समझ में आया होगा कि ये जी नहीं, जी इफेक्टिव होता है। जैसे लिफ्ट में चेंज हो जाता है, जी प्लस है, अगर कोई लिफ्ट में, लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो जी इफेक्टिव चेंज होता है, ये उसी का कहा। अच्छा, अब इसमें भी 3 केस पॉसिबल है, केस 1, केस 2 और केस 3, 3 केस पॉसिबल है जैसे पुराने तरह। क्या क्या केस है? पहला केस कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है ऊपर, दूसरा केस इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे एग्जिस्ट कर रहा है, तीसरा केस इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड एग्जिस्ट कर रहा है। 3 केस जैसे पुराने बताया था इससे पहले, तीनों केसेस।
तो सिंपल सी बात है, इस केस में एक एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर लग जाएगा। तो सोचिए जी इफेक्टिव कितना आएगा। जी इफेक्टिव सिंपली क्या लगता है, नीचे लगता है mg, ऊपर लगता है t और ऊपर क्या लगता है eq, ऐसे लगता। अगर eq नहीं होता तो t का वैल्यू आता है mg। अब आ जाएगा mg माइनस eq, तो ये हो जाएगा g माइनस eq बाई m। g नीचे, eq फोर्स बाई मास, उसके वजह से एक्सेलरेशन। तो g इफेक्टिव कितना आया, g माइनस eq बाई m। ऐसा क्यों किया समझे, क्योंकि g नीचे लग रहा है, eq इज द फोर्स, तो उसके वजह से जो एक्सेलरेशन मिलेगा कितना मिलेगा, eq बाई m। तो जो g इफेक्टिव हमें फील होगा वो कितना होगा, g माइनस eq। यहाँ पे सोचिए कितना होगा, g नीचे, इसके वजह से फोर्स eq, एक्सेलरेशन eq बाई m, तो g भी नीचे, eq बाई m भी नीचे। तो इस केस में जो g इफेक्टिव आएगा वो कितना आ जाएगा, आ जाएगा g प्लस eq बाई m, है कि नहीं। उस केस में सोचिए g नीचे, eq राइट साइड में, तो इस केस में जो g इफेक्टिव आएगा वो रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस eq बाई m का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है। इससे सारे जी इफेक्टिव के वैल्यूज आएंगे। तो अगर जी इफेक्टिव का वैल्यू अलग अलग आएगा तो टाइम पीरियड भी क्या आएगा, अलग अलग। अब सोचिए जी इफेक्टिव यहाँ पे क्या हो गया, लेस देन जी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, मोर। तो अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कराएंगे तो द टाइम पीरियड विल बी मोर देन द नॉर्मल टाइम पीरियड। ये जेईई मेंस 2019 में भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं बता दिया आपको। बट ऐसे सिंपल से हम लोग यूज कर सकते हैं व्हाट इज द फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स के कारण जो जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को यूज करके हमारे नॉर्मल जो क्वेश्चंस बनाते हैं हम उसमें कैसे चेंजेस आएगा वो समझा दिया। जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझने थे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे कि स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग एंड टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। क्लियर है, पूरा कॉन्सेप्ट का आप अच्छे से और एक बार देखिए। जिनको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला याद करिए, क्योंकि 11th के कुछ टॉपिक्स है जिनको बार बार 12th में रिपीट होंगे और मैं वो सारे चीज़ें आपको डिटेल और क्लियर में बताऊंगा यहाँ पे। तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए और एक बार देख लीजिए इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हो गया आपका। चलिए और कुछ अच्छी बातें बताता हूँ इसके बारे में। हालांकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कम है और मैकेनिक्स ज़्यादा है इस चीज़ों में, लेकिन हम इसको कॉम्बाइनिंगली पढ़ रहे हैं क्योंकि एक के बिना दूसरे को पढ़ना मुश्किल है हमारे लिए, इसीलिए। चलिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं बताता हूँ। कभी कभी कैसा क्वेश्चन आता है ना, अगर मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल में बताता हूँ, आपको अच्छे से समझा दूंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। एक एग्जाम्पल में अगर अलग अलग डायरेक्शन में हुआ तो बोला कि मान लो कि ऐसा एक प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यूनिफॉर्म ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। ऑलराइट, अच्छा मैंने क्या किया ना, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा जिन मास एम, चार्ज क्यू, उसको यहाँ पे कुछ वेलोसिटी दे दिया v नॉट, ऑलराइट, और छोड़ दिया। पहली बात है कि इस चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होगा, पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल। पहला बात, चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होगा। हम उसका इक्वेशन सब कुछ बता सकते हैं हालांकि, लेकिन हमें कुछ चीज़ें समझना है वो मैं बता रहा हूँ। सोचिए कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स कैसे लगाता है, या तो उसके डायरेक्शन में या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, मेरा यहाँ पे जो सिचुएशन में दिया हूँ उसमें मैं चार्ज पार्टिकल को ऐसे लिखता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y 0, ऑलराइट। अच्छा, फोर्स अलोंग एक्स कितना, एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो फोर्स अलोंग एक्स कितना 0, फोर्स अलोंग y कितना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है E इंटू क्यू। अब एक्सेलरेशन निकाल, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स भी कितना आएगा 0, एक्सेलरेशन अलोंग y कितना आएगा E क्यू बाई एम।
अब इसमें जो चीजें दिख रहा है हम लोगों को, कोई एक डायरेक्शन में काम नहीं हो रहा है, काम जो हो रहे हैं वो दोनों डायरेक्शन में। एक्स में भी कुछ वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, वाई में भी कुछ ना कुछ चीज है, लेकिन हमें क्या नजर आता है ना, अच्छा एक्स में वेलोसिटी है v0 पर एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब ये एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी चेंज होने वाला नहीं है। y में इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, ठीक है, बट एक्सेलरेशन है, मतलब y में उसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज। तो अगर मैं कोई भी टाइम पे बात करूं तो ये कुछ ऐसा चलेगा जहां पे इसका x कंपोनेंट हमेशा v0 रहेगा और y कंपोनेंट चेंज होके कुछ vy हो जाएगा, और उस vy को और उस vy को भी मैं लिख सकता हूं uy प्लस ayt, v इक्वल टू u प्लस ए टी, और vy इक्वल टू 0 प्लस ई क्यू बाई एम इंटू टी। तो क्या मैं कोई भी टाइम पे मेरा चार्ज्ड पार्टिकल का वेलोसिटी का y कंपोनेंट बता सकता हूँ, और वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो क्या है, ऑलवेज सेम, vx इक्वल टू ux इक्वल टू v0, नो चेंज। क्यों नो चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है क्यों नो चेंज हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन x में क्या है, 0, y में था तो चेंज होके vy हो गया। तो अगर कोई भी टाइम में मुझे पूछेगा कोई इसका v बता भाई कितना होगा ना, v0 स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और vy स्क्वायर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा। सो ऐसा कुछ भी और बात नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट में मैं कुछ भी बोलूँ, मान लो कि इसका डिस्टेंस दे दिया d, ये किधर बाहर आएगा, क्या आएगा, ऑल दोज क्वेश्चंस वी कैन डू बाय सिंपल काइनेमेटिक्स थिंग्स, ऑलराइट। लेकिन ये जो एग्जांपल बताया पिछले एग्जांपल से, ये थोड़ा अलग इसीलिए है क्योंकि इसमें दोनों है, एक्स डायरेक्शन भी है और वाई डायरेक्शन भी। इससे पहले मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था वो सिर्फ एक्स वाला था, 3x स्क्वायर था, या कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में था, लेकिन अभी उसको इनिशियली हम वेलोसिटी भी दे रहे हैं और फिर वो उसके ऊपर फोर्स भी लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एंड दैट इज द रीजन कि उसका मोशन। अच्छा, उसका पाथ कैसा हो जाएगा, उसका पाथ हो जाएगा पैराबोला। क्या हो जाएगा, पैराबोला। क्यों, ये बिल्कुल प्रोजेक्टाइल जैसा ही है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में भी हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में सोचो, हम लोग वेलोसिटी ऐसे देते हैं, mg नीचे खींचता है तो ये ऐसे नीचे आता है, यहाँ पे भी हम वेलोसिटी ऐसे दिए, e के ऊपर लग रहा है तो ये ऐसे जा रहा है। और एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, फॉर कांस्टेंट फोर्स, अगर कभी भी कोई पार्टिकल के ऊपर फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, अगर जीरो भी लग रहा है तो अलग बात है, अगर कभी फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, द पाथ कैन एदर बी स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, इसके अलावा कोई और उपाय है ही नहीं। जब भी, कब स्ट्रेट लाइन होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होंगे। कब पैराबोला होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन अलग अलग होंगे। तो ये कुछ कंडीशन, ये मैकेनिक्स के बातें हैं, सब मैकेनिक्स में ही ये चीज़ सीखा जाता है। हालांकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत ज़्यादा मैकेनिक्स घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग 11th में पढ़े नहीं हैं अच्छे से, उनके लिए काम का चीज़ बन जाएगा। पूरा 12 का पढ़ते पढ़ते उनका 11 पूरा रिवाइज हो जाएगा, जो लोग नहीं पढ़े। इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है मेरी बात। तो ये वो वाला एग्जाम्पल था जिसमें 2 डायमेंशनल कैलकुलेशंस होते हैं। 1 डायमेंशनल पढ़ लिए, 2 डायमेंशनल कर लिए, बैलेंस वाले कुछ पढ़ लिए। क्लियर। अब हम लोग इसके बाद ना थोड़ा इसका एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एप्लीकेशन में बताऊंगा, आप इसको एक बार अच्छे से लिख लीजिए और ये पॉइंट्स मार्क करके अपने नोट में बिल्कुल बनाइए, इसको लिख लीजिए। हो गया। चलिए दोस्तों, तो जो भी हम पढ़े अभी तक उसका एक अच्छा एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूं। बहुत अच्छा एप्लीकेशन जो कि जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए काफ़ी काम में आएगा, और जेई मेंस वाले भी इस पे ध्यान दे सकते हैं। ये काफ़ी बार डायरेक्ट भी पूछ लेता है एग्जाम में। कैसे, मैं बताता हूँ, सुनिए। एक बढ़िया एग्जाम्पल आपको अगर याद होगा तो एक इन्फानाइट रॉड मान लो ले लिया, ठीक है। दिस इज एन इन्फानाइट रॉड, ठीक है। माइनस इन्फानाइट से ये प्लस इन्फानाइट, इन्फानाइट लिख दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इन्फानाइट रॉड का क्या डिफाइन होगा, लैम्बडा कूलम, लैम्बडा डिफाइंड हो, लैम्बडा डिफाइंड है, गिवन है लैम्बडा कूलम पर मीटर। अब सोचिए इसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे मैंने एक चार्ज रखा Q,
ऑलराइट, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रह सकता है कि नहीं रह सकता है? पहली बात तो ये है कि ये चार्ज यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रह सकता है कि नहीं रह सकता है। सोचते हैं, मान लो कि मैंने इसको कुछ डिस्टेंस रखा r0 दूरी पे रखा, क्या कितना दूरी पे रखा? r0 डिस्टेंस पे। अच्छा, याद करिए इन्फानाइट रॉड की वजह से ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस हुआ होगा जो फोर्स लगाएगा। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फानाइट रॉड? 2k लैम्डा बाई r0 इंटू क्यू फॉर्मूला होता है। इन्फानाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाई r। मैं जो डिस्टेंस रखा हूं वो है r0, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कितना प्रोड्यूस होगा? 2k लैम्डा बाई r0। अच्छा, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स भी तो लग रहा है, कितना लग रहा है? E इंटू क्यू अभी पढ़े, और पॉजिटिव है तो इसके वजह से ऊपर आता तो ऊपर आ गया, ठीक। अच्छा, इसके ऊपर नीचे mg भी तो लग रहा होगा, है कि नहीं? तो इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? ना व्हेन mg इक्वल टू ई क्यू। mg तो पता है 2k लैम्डा बाई r0 इंटू क्यू। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा मैं कहाँ पे रखूं चार्ज को, कितना दूर पे रखूं, उसका मास कितना होना चाहिए ताकि मैं उसको बैलेंस करूं। ये उसके लिए एक्सप्रेशन है, सिंपल सी बात है, कुछ इतना टेंशन की बात नहीं। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन था, यहाँ पे एक सिस्टम दिया रॉड की वजह से, इन्फानाइट रॉड की वजह से, तो इन्फानाइट की वजह से 2k लैम्डा बाई r होता है, डाल दिया यार, खत्म बात, है कि नहीं? हो गया। अच्छा, अब मुझे बच्चा पूछा कि सर ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, हमें कैसे पता चलेगा स्टेबल और अनस्टेबल? क्योंकि जब भी इक्विलिब्रियम की बात आती है हम स्टेबल या फिर अनस्टेबल देखते हैं, चेक करते हैं कि भाई स्टेबल हो सकता है क्या? अगर अनस्टेबल है तो छोड़ो, जाने दो, है कि नहीं? स्टेबल हो गया तो फिर और एक काम, क्या काम? चेक करोगे SHM करेगा कि नहीं। अगर SHM करेगा तो क्या काम? और एक काम निकालो, टाइम पीरियड उसका क्या होगा, वो ही हम लोग सीखने वाले हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो हम स्टेबल अनस्टेबल कैसे निकालते थे ना, हम हमेशा चार्ज को उसके जगह से थोड़ा हिलाते थे, ऊपर नीचे, मतलब डिस्प्लेस करते थे इक्विलिब्रियम पोजीशन से। इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, वापस अगर आ गया इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो स्टेबल, भाग गया तो अनस्टेबल, है ना। हम वही करेंगे अभी, एक काम करते हैं, है ना। ऐसे ले लिया मैं रॉड बॉड सब ले ड्रॉ कर देता हूँ, आपको समझा दूंगा अच्छे से। मान लीजिए कि ये मेरा रॉड है, ठीक है, ऐसे चार्ज को कुछ यहाँ पे रखा गया था, चार्ज को क्यू, मान लीजिए कि मैंने चार्ज को डिस्प्लेस कर दिया ऊपर x, ठीक है। अच्छा, पहले सोचिए इस क्यू यहाँ पे क्या हो रहा था ना, नीचे लग रहा था mg, ऊपर लग रहा था eq, और eq इक्वल टू क्या था? mg, ठीक है। जैसे ही ऊपर शिफ्ट कराया, नीचे वाला mg तो चेंज नहीं हुआ। mg क्यों चेंज होगा भाई? mg तो उतना ही लगता है हमेशा, mg चेंज नहीं हुआ। लेकिन अभी जो ऊपर लगा फोर्स E डैश क्यू चेंज हो गया। E था ना, बाद में कितना हो गया? E डैश। ज्यादा कौन है? ज्यादा कौन है सोचिए, डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो 2k लैम्डा बाई r में अगर r इंक्रीज होगा तो E डिक्रीज। मतलब क्या लिख सकता हूं मैं? E डैश इज लेस देन E, E डैश इज लेस देन E। क्यों? क्योंकि मैंने डिस्टेंस इंक्रीज करा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गया, इसलिए E डैश कम हो गया। अगर E डैश इज लेस देन E, अब सोचो E डैश क्यू इज लेस देन E क्यू एंड E क्यू इक्वल टू mg, तो E डैश क्यू इज लेस देन mg। तो मेरा जो फोर्स लग रहा है E डैश और mg, सॉरी E डैश क्यू एंड mg, इनमें से ज्यादा कौन हो गया? mg। mg किधर लग रहा है? नीचे, तो चार्ज किधर जाएगा? नीचे। देयरफॉर चार्ज विल रिटर्न, चार्ज विल कम बैक। अगर कभी भी कम बैक करता है तो डबल टिक, कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया मेरी बात? तो ये एक बढ़िया एग्जांपल है स्टेबल अनस्टेबल आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये मैं जैसे कि बार बार आपको बताता रहा हूं कि हम हमेशा एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहते हैं।
तो वही चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेबल अनस्टेबल के लिए, बस उसको बनाने का तरीका अलग अलग है। अभी हम लोग स्टेबल ऐसे कर रहे हैं, बस खत्म बात। स्टेबल आ गया, कैसे आ गया, क्या आ गया, अगर टाइम पीरियड निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट अगर आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं, नहीं तो बताएंगे तो मैं उसको भी अलग से सॉल्व करा दूंगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये कुछ बेसिक कहानी थी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका क्या होगा, और उसकी कुछ एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया। तो आज का लेक्चर को, ये वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और जो लोग ये वीडियो देखे हैं वो डेफिनेटली इससे पहले वाले वीडियो को आप देखना मत भूलिएगा, वरना आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात ये कि ये जो सेक्शन अभी हमारा ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट सेक्शन में मैं स्टार्ट करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग। ठीक है, तो तब तक आप ये सब बिल्कुल प्रैक्टिस करिए और देखते रहिए आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस फॉर द कमिंग अपडेट्स, और चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।